वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय ई क्लास। और हमने इस चैनल में लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो डाला था +2 फिजिक्स का, राइट। और हमने स्टार्ट किया था इसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो गाइस, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं इस यूनिट के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि डील करेगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या ये लॉ कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो +1 में हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को स्टडी किया था, वहाँ पर आपका ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था और वहाँ पे चार्जेस की जगह मासेस थे। वहाँ पर आप लिखते थे F = G m1 m2/r²। तो यहाँ पर आपके मासेस दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय चार्जेस Q1 एंड Q2, ओके। और बाकी की सारी जो डिपेंडेंस है, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ऐसी जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं कि दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके। और ये जो फोर्सेस होती हैं दे आर सेंट्रल फोर्सेस। हमने जब वहाँ पे 4 फंडामेंटल फोर्सेस की थी, तो हमने इन दोनों ही फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है, तो दे आर सेंट्रल फोर्सेस, मीन्स दे ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, राइट। उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग होगी, या तो आउटवर्ड होगी या तो इनवर्ड होगी। वहाँ पर सिर्फ क्या होती थी? ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होती थी। यहाँ पर दैट मे बी रिपल्सिव एंड इट मे बी अट्रैक्टिव एज वेल, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, और हमें उनको हमने रखा है किसमें? वैक्यूम में, या आप कह लीजिए एयर में। So suppose these are those 2 charges Q1 and Q2 and the distance between them is r, right? Then according to Coulomb's law, F will be equal to K. K is constant of proportionality, because हमने जो डिफाइन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Coulomb's law में, उसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड यूज किया है। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो वो जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसके लिए जो कांस्टेंट हमने लगाया है यहाँ पे वो है K। Q1 Q2 हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, अभी हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमने Q1 Q2 प्रोडक्ट और उनका सिर्फ क्या लिया? मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को अभी फ्यूचर रेफरेंस के लिए नंबर 1 लेबल करते हैं। ये जो K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने इसमें बताया, इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे यूनिट पे डिपेंड करती है और साथ में मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है K की वैल्यू। और SI यूनिट्स में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो रहती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इन यूनिट्स को देख के आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिल्कुल आपने जैसे +1 में डायमेंशनल एनालिसिस में जो आप पहले डायमेंशनल फार्मूला उसका डिराइव करते हो और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके यूनिट्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें आपने बिल्कुल इजीली लेनी है। आप यहाँ पर इस इक्वेशन से ही इसके यूनिट्स डिराइव कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपका यहाँ पर K है, ओके। तो अगर K को आप इस तरफ रखें और बाकी सारी की सारी चीज़ों को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, तो वहाँ पर एक फोर्स होगी। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। फिर
आपका यहाँ से आर स्क्वायर ऊपर जाके वहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वहाँ पर वो मीटर स्क्वायर और साथ में Q1 Q2 जो कूलम स्क्वायर होगा यहाँ पे वो न्यूमरेटर में है, वहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएंगे नीचे, इसलिए उनकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ तभी इसके जो यूनिट है वो क्या बने हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो टेक देम इजी। बिल्कुल आपने कोई भी इसमें क्रैमिंग एडॉप्ट नहीं करनी है, फॉर्मूला देख के आपने यूनिट्स अपने आप बनाने की कोशिश करनी है। ओके, फर्दर अब हमने कहा कि ये जो k है इसकी जो वैल्यू है ये जो हमने यूनिट चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये जो k की वैल्यू है ये फॉर वन रीज़न और अनदर, राइट, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी प्रैक्टिकल जो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं उनके हिसाब से ये जो वैल्यू है ये बहुत लार्ज वैल्यू है। ये अभी हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, इसलिए उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने एक और कांस्टेंट वहाँ पर डिफाइन किया जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो k की वैल्यू थी उसको हमने बोला कि k जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसलिए जो आपका कूलम्ब्स लॉ है वो क्या बन जाता है, जब हम k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे तो दैट विल बिकम f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, राइट। फिर से वही एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट्स वैसे ही फिर से आ जाएंगे जो k के थे उसके बिल्कुल रिवर्स, क्योंकि इनके बीच में फॉर्मूला में अगर आप देखोगे k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी भी चीज़ को आपने क्रैम नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपका जो दिमाग है वो एग्जॉस्ट होगा और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपने लॉजिक से चलना है कि जिस तरह से हमने k के यूनिट फॉर्मूला में सारी की सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाके उनको अपने आप दिमाग से कि इस चीज़ का यूनिट ये है, वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर क्या है, इस तरह से हम निकालते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमें बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए कि k और एप्सिलॉन नॉट की जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है, राइट। तो इसके जो यूनिट होंगे उनकी पावर्स वो बिल्कुल इन्वर्स होगी। तो यहाँ पे इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या बनते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर -2, राइट। दैट इज डेफिनेशन ऑफ कूलम। जो हमने कहा कि आपका SI में जो यूनिट है वो चार्ज का रहता है कूलम, इसको हमने डिफाइन करना है। तो हम फिर से हम दो पॉइंट चार्जेस लेंगे Q1 और Q2, और सपोज उनके बीच में डिस्टेंस क्या है R। अब हम क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ में हम पर्टिकुलर वैल्यूज फीड करेंगे। हम Q1 को 1 कूलम, Q2 को भी 1 कूलम रखेंगे, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम 1 मीटर रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपका जो कूलम्ब्स लॉ है उसको उस पे जब हम ये वैल्यूज़ फीड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगी, F इज इक्वल टू K, और Q1 Q2 1 का स्क्वायर 1, R भी 1 है, सारा कुछ 1 बन गया। तो आपका जो F है वो सिर्फ किसके बराबर रहा, K के, और K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, तो हम यहाँ पे 1 कूलम की कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेंस 1 कूलम इज द चार्ज जिसको कि अपने ही बराबर मतलब दूसरा 1 कूलम चार्ज उससे अगर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए, ठीक, और वो जो है वो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी फील करे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन की, तो समझ लीजिए कि वो जो चार्ज है वो क्या है, 1 कूलम है, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम, 1 कूलम। फिर हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग कई बार
और कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं गाइस, लेकिन आपने इस वाली चीज़ को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका कंफ्यूजन फॉर श्योर खत्म हो जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इन फ्यूचर भी नहीं होगा, राइट। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी एक्चुअली जब हम परमिट इस तरह से हम इस शब्द को अगर लिटरली लें तो परमिट इज समथिंग लाइक कि किसी चीज को आप परमिट कर रहे हो, राइट। यहां पर मीडियम में हमने चार्जेस रखे हैं, चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ओके। तो कई बार हम इसको कंफ्यूज करते हैं कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फोर्स को परमिट करने की उसकी एबिलिटी है। अब आपने एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लेनी है, हमने फॉर्मूला भी देखा था, वहां पर F इज इक्वल टू 1/4πε0 आता है, राइट। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक तो हमें उस फॉर्मूला से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो परमिटिविटी है ये फोर्स की दुश्मन है, इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में, राइट। लेकिन फिर हमने इसको परमिटिविटी क्यों कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, राइट। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी है उसको हम देख लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द एबिलिटी टू परमिट एन एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू रिजाइड इनसाइड इट, राइट। क्या बोलने का यहां पे मतलब क्या है कि परमिटिविटी जो है किसी मीडियम की, वो क्या करती है कि जब कोई फोर्स उससे होते हुए पास होना चाहती है, उसके थ्रू ट्रेवल करना चाहती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे, वो उस मीडियम से जाना चाहती है, तो कोई जो मीडियम होता है वो उस फोर्स के एक एक्सटेंट को, उस फोर्स के किसी हिस्से को अपने अंदर ही परमिट कर लेता है, राइट। अपने अंदर ही रहने की अनुमति दे देता है। तो उसके हिसाब से तो परमिटिविटी क्यों रहने देता है, वो दैट मे बी अनदर इशू। वो कुछ अपनी एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर ले, वो आप बाद में पढ़ोगे जब आपके इस तरह के स्पेसिफिक जब हमारी स्टडी आएगी, ठीक है। तो जब भी फोर्सेस उसके थ्रू गुजरती हैं तो वो कुछ एक को अपने अंदर ही रहने की परमिशन दे देता है, उसको अपनी एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है या जो मर्जी वो करता है फॉर वन रीजन और अनदर। तो क्या हुआ कि हमारी जो फोर्स है उसको परमिशन मिल गई अंदर रहने की, मींस मीडियम के हिसाब से तो वो सही है, लेकिन अगर फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्या मिल रही है, रेजिस्टेंस। तो अंदर परमिट करने का मतलब है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि द मीडियम रिड्यूसेस। अब फोर्स के हिसाब से हम सोच रहे हैं, उसने तो फोर्स को अपने अंदर रहने की परमिशन दी है, राइट। लेकिन फोर्स का इफेक्ट उसने इस चक्कर में क्या किया है, रिड्यूस किया है। उसने एक तरह से फोर्स का जो इफेक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, राइट। तो जो दूसरे चार्ज तक जो फोर्स जानी चाहिए थी वो पूरी उसका इफेक्ट वहां पर नहीं पहुंचेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसने उसको परमिट कर दिया है अपने अंदर रहने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मीन्स जो हमने अभी परमिटिविटी पढ़ी दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स वो किसी मीडियम की एब्सोल्यूट है, लेकिन हम किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी के चक्कर में पढ़ने के बजाय हम एक फैक्टर निकालना चाहते हैं, राइट, जो कि हमें सिर्फ ये बताए कि यार जो हमारी जो फोर्स का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो होता है वैक्यूम या फिर एयर में। तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि किसी मीडियम में जब हम किसी चार्जेस को रखेंगे, कोई फोर्स लगेगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, वो किस फैक्टर से रिड्यूस होगा, वो हमें चीज देगी रिलेटिव परमिटिविटी। तो इट इज अ फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड अ मीडियम इज रिड्यूस्ड रिलेटिव टू द फोर्स इन वैक्यूम और एयर। ओके,
इट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। इसको आपने वो स्मॉल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि हमने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा है। ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और अभी आप आने वाले अगले इसके सेक्शन में, इस चैप्टर में, इसी यूनिट में आप इसको पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये होता क्या है, हमारे पास सपोज दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ओके, इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो मैथमेटिकली जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, एप्सिलॉन R नाउ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, दोनों एक ही चीजें हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या सिंपली परमिटिविटी कह लीजिए, जो कि आपके मीडियम की अलग से है, ठीक है, ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ वैक्यूम और एयर, ये रेशियो है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R जो है दैट इज एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी। यहां से हमें फैक्टर मिलेगा कि जो आपकी फोर्स है उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाना है जब हम पर्टिकुलर मीडियम में उन चार्जेस को रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हम बार बार बात कर रहे हैं परमिटिविटी। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसकी, वैक्यूम की, वो होती है 1, और एयर की भी लगभग उसके बराबर ही होती है, दैट इज 1.0006, और हम उसको नियरली 1 ही बोलते हैं। इसीलिए हम जो है वो कभी भी हम बोलते हैं कि द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, मीन्स वहाँ पर उनका जो इम्पैक्ट है, जो आपकी उनकी जो परमिटिविटी है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 1। सो दिस इज द परमिटिविटी गाइस। अब हम आ जाते हैं फिर से कि कूलम्स लॉ में रिलेटिव परमिटिविटी का क्या रोल है, वहां पे हम इसका इंपैक्ट कैसे देख सकते हैं, ओके। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एक फैक्टर है जिस फैक्टर से फोर्स रिड्यूस हो जाती है किसी मीडियम में इन कंपैरिजन टू अगर वही चार्जेस किस में रखे जाते, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर वैक्यूम या एयर में रखे जाते, राइट। तो हम फिर से दो चार्जेस ले लेते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस R ले लेते हैं, ओके। डिस्टेंस R से वो सेपरेटेड है। तो जब उनको वैक्यूम या एयर में हमने रखा, ठीक, तो उनका जो उनके बीच में जो फोर्स थी उसको हमने लिया F0, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। मैग्नीट्यूड हमने फिर से लिया है इसका। और उसके बाद व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन M, तो उनके बीच में जो फोर्स थी वो क्या थी, F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 ओवर R²। ठीक है, क्या डिफरेंस है सिर्फ परमिटिविटी का, वहां पे परमिटिविटी वैक्यूम या एयर की है, यहां पर परमिटिविटी मीडियम की है। नाउ वी नो, हमने पहले ही पढ़ा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, तो इस चीज को अगर हम रीराइट करें तो हमारी जो मीडियम की परमिटिविटी है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परे जाएगा, तो दैट विल बिकम एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। इसी वाली चीज को अगर हम एफ मीडियम की इसमें करें, वहां पे हम एप्सिलॉन जो एम है उसकी जगह हम एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अगर प्लेस करें तो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R², राइट। हमने जो एप्सिलॉन एम है उसको रिप्लेस किया है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो यहां पर हमारे पास आया है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 1/एप्सिलॉन आर को अलग से फैक्टर के रूप में बाहर निकाल लेते हैं और बाकी चीज को हम अलग से रखते हैं। तो ये जो बाकी चीज अलग से बची है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द फोर्स इन वैक्यूम, दिस इज F0। सो वी हैव 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय F0। तो यहीं से हम किस इन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं, दैट इज कि जो फोर्स इन मीडियम है
that is being reduced by a factor of epsilon r. That's why that is 1 upon epsilon r multiplied by f naught. Now this should be very much clear कि हम क्यों बोल रहे हैं reduce. Reduce means f naught is being divided by something. Okay? तो इसने क्या होना है, रिड्यूस होना है किस फैक्टर से, जिससे इसको डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर. हेंस फोर्स इन मीडियम रिड्यूसेस बाय ए फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव टू फोर्स इन वैक्यूम और एयर. उसके बाद इसी चीज को हम रीराइट फिर से कर सकते हैं. अगर हमें फोर्स की फॉर्म में क्या लेना है, रिलेटिव परमिटिविटी को लेना है, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर को इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे और एफ एम को वो नीचे आ जाएगा, दोनों की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगी इक्वेशन में, एंड वी आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, राइट. thus relative permittivity can also be defined as the ratio of forces in vacuum to that in medium. So guys, this was something about your Coulomb's law, right? और उसके साथ ही हमने रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसी को कहते हैं, राइट. और उसके बाद Coulomb's लॉ में हमने रिलेटिव परमिटिविटी के फैक्टर का जो इफेक्ट है उसको भी स्टडी किया. और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इन फ्यूचर जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके बहुत काम में आने वाली हैं. आपने सिर्फ ये जो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी है इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से बैक वीडियो में जाएं, परमिटिविटी को ढंग से समझ लें कि परमिटिविटी क्या चीज़ है, राइट. तो होप कि आज का ये जो आपको सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये आपकी समझ में आया होगा, राइट गाइस. और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करें. आई विल ऑलवेज बी देयर टू रिमूव योर एनी काइंड ऑफ डाउट्स. या तो कमेंट में हम करेंगे, या तो अगर आपको लगेगा मुझे कि इसके लिए पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो हम उसको भी बनाएंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इन फ्यूचर इसी तरह के वीडियोस और भी इम्प्रूव्ड फॉर्म में हम आपके सामने ला सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय.